हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने एक फ्रेश टॉपिक है। हमें स्टार्ट करना है नया चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि डिस्पर्जन नाम की जो चीज़ है उसके मेजर करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मैं आपको सबसे पहले एज यूजुअल लिटरल मीनिंग पर लेकर चलूंगा कि डिस्पर्जन शब्द का क्या मतलब है, और जब हम वो समझ लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्जन वर्ड यूज करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है। जब मैं आपको मतलब बता चुका हूँगा, उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट होंगे उसके मेजर्स पर। यानी फिर हम ये जानेंगे कि वो डिस्पर्जन नाम की जो चीज़ है स्टैटिस्टिक्स में उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको नापा कैसे जाता है। जिस तरह से टॉपिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जिस तरह से हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी किया हुआ है उसमें हमने ये देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पर यह समझा था कि कोई भी सीरीज अगर हमें दी हुई है, कोई भी डेटा अगर हमें दिया हुआ है, तो उस डेटा का जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है यानी जो उसकी सेंट्रल वैल्यूज होती है उसको मेजर करने के तीन तरीके हमने देखे थे वहां पर। फर्स्ट वॉज मीन, अनदर वॉज मीडियन एंड द लास्ट वॉज मोड। मीन, मीडियन, मोड। हमने ये समझा था कि इन सभी की हेल्प से हम एक डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी को नाप सकते हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह से हमें अभी एक नए कॉन्सेप्ट को समझना होगा इस चैप्टर में कि उसी डेटा का डिस्पर्जन कैसे मेजर किया जाए। तो अभी आपके दिमाग में अनडाउटेडली ये बात आ ही रही होगी कि सर डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। तो मैं अभी आपको सबसे पहले डिस्पर्जन वर्ड के मीनिंग पर लेकर जाऊंगा, उसके बाद में मैं स्टैटिस्टिक्स में उसका क्या रेफरेंस है वो आपको बताने वाला हूं। इज इट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करने वाला हूं। तो डिस्पर्जन के जहां तक मीनिंग का सवाल है, तो डिस्पर्जन वर्ड का अगर हम मीनिंग देखते हैं डिक्शनरी में तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज का कितना फैलाव है, कोई चीज कितनी बिखरी हुई है, फैली हुई है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्पर्जन मीन्स किसी सीरीज में जो डेटा है उसका बिखराव कितना है, या मैं बोलूं उसका फैलाव कितना है। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको और कई तरीकों से समझाऊंगा, तब जाकर आपको इसका मतलब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फिर आपको। तो आई कैन से दैट डिस्पर्जन मीन्स स्प्रेडेडनेस। स्प्रेडेडनेस, आप स्प्रेड वर्ड का मतलब समझते होंगे, किसी चीज का फैल जाना, उसको कहते हैं स्प्रेड हो जाना। किसी डेटा में कितना फैलाव है यानी स्प्रेडेडनेस है, वो हम डिस्पर्जन के थ्रू समझते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं अब आपको एक प्रैक्टिकली एक डेटा के थ्रू आपको समझा देता हूं। आइए समझते हैं। मान लेते हैं मैं आपके सामने कुछ एक सीरीज प्रेजेंट करता हूं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे सामने सीरीज है एक, और ऐसा मान लेते हैं कि यहां इस सीरीज में मैं आपके सामने रन्स लिख रहा हूं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन के, किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर के, राइट। तो मान लेते हैं एक क्रिकेटर है, उसकी मैं स्कोरिंग यहां पर लिखूंगा और एक और क्रिकेटर के मैं स्कोरिंग यहां पर लिखूंगा। हम जरा दोनों में थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं। एक ये मान लेते हैं, इसका नाम एक्स रख देते हैं और इसका नाम वाई रख देते हैं। फिर एक्स मतलब कौन होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन होंगे वो आप डिसाइड करेंगे बाद में। पहले मैं आपको यहां पर स्कोरिंग दे देता हूं। मान लेते हैं एक प्लेयर है एक्स और उसकी मैं आपको स्कोरिंग लिखता हूं अलग अलग मैचेस की, 5 अलग अलग मैचेस की मैं स्कोरिंग लिख रहा हूं। वो एक मैच में बनाता है 200, एक और मैच में, नेक्स्ट मैच में बनाता है 2 रन्स, फिर नेक्स्ट मैच में वो बनाता है 150 और नेक्स्ट मैच में बनाता है वो 0, फिर बनाता है 45। ये इसकी स्कोरिंग है। ऑन द अदर हैंड एक और भी बैट्समैन है, इस बैट्समैन की मैं अगर बात करूं, ये स्कोर करता है 70,
नेक्स्ट मैच में स्कोर करता है 72, फिर स्कोर करता है 80, फिर एक मैच में स्कोर करता है 105, एक में स्कोर करता है अगेन 70। अब आप देख लीजिए जरा, ये दो स्कोर्स है हमारे सामने और हमें अभी ये डिसाइड करना है, बहुत ध्यान से हमें कई तरह का एनालिसिस करना है इन दोनों डेटा को देखते हुए, एक्स के और वाई के दोनों के डेटा को देखते हुए। आप मुझे सोच के बताते जाएंगे, सोचते जाएंगे कि मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों में से किसकी स्कोरिंग कंसिस्टेंट है। चलिए कंसिस्टेंट वर्ड की जगह मैं कोई दूसरे तरह से पूछता हूं, इन दोनों बैट्समैन में से किसकी स्कोरिंग ज्यादा बिखरी हुई नहीं है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। तो दो अलग अलग डेटा में से आप एक में ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक में जो स्कोरिंग है यानी जो डेटा है उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, या तो यही है और या यही है। जबकि आप एक दूसरी टेबल में, दूसरे डेटा में ये देख रहे होंगे कि जो वैल्यूज है वो ज्यादा बिखरी हुई नहीं है, इधर और उधर इतना ज्यादा बिखरी हुई नहीं है, काफी हद तक कंसंट्रेटेड है। आपको डिसाइड करके बताना है किसमें बिखरी हुई ज्यादा है और किसमें कम है। आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि इस जगह पर यानी एक्स वाली सीरीज में बिखराव ज्यादा है, राइट? सही कह रहा हूं मैं, इसमें बिखराव ज्यादा है। जबकि जो सेकंड सीरीज है इसमें बिखराव कम है। कैसे? अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखिए जो फर्स्ट सीरीज है उसमें कहा तो वो 200 की स्कोरिंग कर रहा है और कहा मिनिमम से मिनिमम वो 0 की भी स्कोरिंग कर रहा है। क्या हम इस व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं? हमें हो सकता है कि जब ये जा ही रहा हो पिच पर तो हमें ये मन में आ रहा हो कि भाई पता ही नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये पता नहीं 250 रन भी स्कोर करके आ जाए और हो सकता है पहली बॉल पे लौट के आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। यानी इसकी स्कोरिंग बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा परफॉर्मेंस करना। ऐसे नहीं कभी आप कुछ कर रहे हो कभी आप कुछ कर रहे हो, आप पे कोई भरोसा ही ना जता सके। समझ में आ रहा है? तो कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, जो एक जैसा सा काम कर रहा है। बताइए एक्स सीरीज में एक जैसे से काम हो रहे हैं क्या? जी नहीं, उसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा बिखरी हुई है। ऑन द अदर हैंड जब हम वाई सीरीज को देखते हैं तो वाई सीरीज में जो वैल्यूज है वो ज्यादा बिखरी हुई नहीं है, उसमें ज्यादा बिखराव नहीं है, राइट? ठीक है, क्यों नहीं है ज्यादा बिखराव? क्योंकि वहां पे 70 80 70 80 के आसपास की स्कोरिंग तो वो करता ही है। देखिए कोई कोई बैट्समैन ऐसे होते हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये लंबा टिकने वाला है, ये इतनी तो स्कोरिंग करेगा, इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये हमें एकदम से निराश नहीं करेगा कि पता नहीं सोचा कुछ और था और एकदम से लौट के आ गया। नहीं, ऐसा वो नहीं करने वाला है। ठीक है, तो कोई कोई ऐसे होते हैं। अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूं, हमारा जो कि टॉपिक है, तो डिस्पर्जन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि देखिए डिस्पर्जन हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, राइट? तो डिस्पर्जन जब मैं फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगा, हम फॉर्मूले सीखेंगे इनके, जब हम उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके डिस्पर्जन का आंसर निकालेंगे तो हम पक्का ऑब्जर्व करेंगे कि इस सीरीज में डिस्पर्जन हमें ज्यादा मिलेगा और इस सीरीज में हमें डिस्पर्जन कम मिलेगा, श्योर है ये। तो बेसिकली डिस्पर्जन का मतलब होता है बिखराव। हम देख रहे हैं फर्स्ट सीरीज में वैल्यूज ज्यादा बिखरी हुई है तो वहां डिस्पर्जन ज्यादा आएगा, सेकंड सीरीज में वैल्यूज कम बिखरी हुई है वहां डिस्पर्जन कम आएगा। ये श्योर है। हम जब फॉर्मूले को लगा के इसमें दोनों में सीरीज में लगा के देखेंगे तो एक में डिस्पर्जन की वैल्यू ज्यादा आएगी, आंसर ज्यादा आएगा, और एक में आंसर कम आएगा। चलिए कुछ और बातें हम यहां पर देख लेते हैं। अगर मैं आपसे एक्स प्लेयर के बारे में और वाई प्लेयर के बारे में कुछ और बातें पूछूं, आपको जरा उनका जवाब देना है। देखिए हमने एक बात तो डिसाइड कर ली कि जो एक्स प्लेयर है हमारा, उसका डिस्पर्जन जो है वो ज्यादा है, राइट? यस, मैं लिख देता हूं डिस्पर्जन इज मोर। जबकि वाई प्लेयर की बात करें तो वहां डिस्पर्जन हमें कम मिलेगा यानी लेस मिलेगा, राइट? आपको लिखते जानी ये चीजें, आई होप आप लिख रहे होंगे, मेरे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आप मेरे को नेक्स्ट ये बताएंगे कि इन दोनों में से किसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है। बताइए किसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है?
मैंने आपको कंसिस्टेंट का मतलब अभी कुछ देर पहले बताया था। कंसिस्टेंट का मतलब जो एक जैसा सा परफॉर्मेंस करे, उसकी परफॉर्मेंस में दिन रात जैसा फर्क ना आए। तो बताइए किस में ज्यादा कंसिस्टेंसी और किस में कम? हम बोलेंगे एक्स की परफॉर्मेंस में, एक्स के डेटा में कंसिस्टेंसी कम है, क्योंकि उसमें कभी भी कुछ भी वैल्यू आ रही है, कभी तो एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, तो यहां पर कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है, आपको एक बात समझ लेनी है, याद रख लेनी है ये बात, कि डिस्पर्जन ज्यादा होना मतलब कंसिस्टेंसी कम होना। हायर द डिस्पर्जन, लोअर द कंसिस्टेंसी। डिस्पर्जन यानी बिखराव जितना ज्यादा होगा वैल्यूज में, उतना उसमें कंसिस्टेंसी यानी कि कम है। जबकि डिस्पर्जन कम है दैट मीन्स कंसिस्टेंसी ज्यादा है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको इन बातों का मतलब भी समझना है, कि बताइए इन दोनों में से किस पर हम ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं, इनमें से किसकी डिपेंडेबिलिटी ज्यादा है, यानी किस पे हम भरोसा कर सकते हैं, कौन है मिस्टर भरोसेमंद? बताइए, एक्स भरोसेमंद है या वाई भरोसेमंद है? बताइए। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि एक्स पर हम कम भरोसा जता सकते हैं, जबकि वाई पे हमारा डिपेंडेबिलिटी ज्यादा रहेगा। जबकि आप सोचिए, एक्स का जो स्कोरिंग है वो काफी अच्छा भी है, वो 200 की भी स्कोरिंग कर रहा है, जबकि वाई ने तो ऐसी कोई स्कोरिंग की नहीं है। एक्स ने तो कभी 200 की भी की हुई है, कभी 150 की भी की हुई है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इस मैच में भी वो इतना तो मारना ही है, काफी चांस है कि वो इतना तो मारेगा ही, कोई भरोसा नहीं है उस पर। तो देयरफॉर डिपेंडेबिलिटी कम है। तो अगेन हम ये समझेंगे, डिस्पर्जन और डिपेंडेबिलिटी आर ऑपोजिट। जितना ज्यादा डिस्पर्जन उतनी कम उस पर डिपेंडेबिलिटी होगी। और एक लास्ट टर्म और हमें समझ लेना है, बहुत सिंपल है। बताइए वेरिएबिलिटी किस में ज्यादा है? वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस। किस में चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर वेरिएबिलिटी तो जस्ट लाइक डिस्पर्जन हो गया। वेरिएबिलिटी शब्द का तो मतलब वही होगा जो डिस्पर्जन का है, राइट? तो बस डिस्पर्जन ज्यादा मींस वेरिएबिलिटी भी ज्यादा, डिस्पर्जन कम मींस वेरिएबिलिटी भी कम, राइट? तो आपको ये शब्दों का मतलब क्लियर होना चाहिए। अक्सर करके क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है कि आपको बताना है इस दो जनों में से किस में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, डिपेंडेबिलिटी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो बताइए, जब भी इस तरह की बात पूछी जाए कि कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, तो इसका मतलब हम तुरंत क्या समझेंगे? हम समझेंगे यहां पर जरूर डिस्पर्जन पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्पर्जन के फॉर्मूले लगाएंगे वहां पर। अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको, मैं आगे अभी सिखाऊंगा। तो हम डिस्पर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि किस में तो कम है और किस में ज्यादा है, राइट? चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्पर्जन शब्द एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में किस तरह यूज होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और बात समझा देता हूं, फिर हम चलेंगे डिस्पर्जन के मेजर्स पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने तीन तरह की सीरीज रख देता हूं, तीन तरह की मैं सीरीज रख रहा हूं आपके आगे। ठीक है, एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं इनको, और मान लेते हैं मैंने फर्स्ट सीरीज में आपके सामने डेटा रखा है, 5 वैल्यूज रख दी। सेकेंड सीरीज में मैं फिर से 5 वैल्यूज रखता हूं, और थर्ड में अगेन। अब देखिए, ये तीन सीरीज है हमारे सामने। इन तीनों सीरीज का अगर हम मीन निकालते हैं तो वो क्या आता है? मीन। जैसे मान लीजिए मैं मीन निकालूं, तो इस सीरीज का मीन 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, मीन का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, आप वो फॉर्मूला लगा लीजिए तो आपको साफ दिख जाएगा कि 10 ही आंसर आएगा। अच्छा, अगर हम मीडियन निकाले यानी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, तो वो भी 10 ही आएगा। तीनों में, तीनों में वो 10 10 10 आएगा, तो मीडियन भी तीनों में 10 10 10 आएगा। और अगर मैं मोड निकालूं, चलिए मोड फिर भी इसमें डिफरेंट आ सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तीनों ही सीरीज दिख तो अलग अलग रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों सीरीज सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है।
लेकिन मीन भी इनका सेम है, मीडियन भी इनका सेम है। अच्छा, मैं आपके लिए कोई ऐसी भी सीरीज बना सकता हूं जिसका मीन, मीडियन, मोड तीनों ही सेम आए। चलिए, अभी तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया इसमें मोड डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मैं आपके सामने एग्जांपल रख सकता हूं जिसमें मीन भी वही होगा, मीडियन भी तीनों में सेम होगा और मोड भी तीनों में सेम होगा। लेकिन फिर भी क्या हम ये कह सकते हैं कि तीनों सीरीज 100% सेम है? ऑब्वियसली नो। ये तीनों सीरीज हमें साफ ही अलग दिख रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, तीनों अलग है। एम आई राइट? तो तीनों सीरीज बिल्कुल अलग है। अब आप सोचिए, तीनों सीरीज अलग होने के बावजूद इनके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको याद होगा हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया हुआ है, तो इन तीनों सीरीज में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन और मोड है, वो तीनों में सेम आ रहे हैं। तो फर्क किस बात का है भाई? बात आती है, क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? इन तीनों में मीन भी सेम, मीडियन भी सेम और मोड भी सेम, तो फिर डिफरेंस किस बात की वजह से आ रहा है? तो किस बात की वजह से आ रहा है? डिस्पर्जन के फर्क आने की वजह से। आप खुद सोच लीजिए, तीनों में मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए डिस्पर्जन अलग अलग है या सेम है? आपने अगर समझ लिया है कॉन्सेप्ट, आप बोलेंगे सर डिस्पर्जन तीनों में अलग अलग आ रहा है। कैसे आ रहा है? चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको सोचना है एक्स, वाई और जेड में से किसके अंदर डिस्पर्जन ज्यादा है और किसके अंदर कम है, बताना है आपको। आपको इसको ऐसे सोचना है, किसकी वैल्यूज ज्यादा बिखरी हुई है और किसकी वैल्यूज कम बिखरी हुई है, बताना है आपको। बताइए क्या जवाब है? सोच लिया आपने जवाब? देखिए, जो फर्स्ट वाली सीरीज है इसमें तो डिस्पर्जन बहुत ही कम है, या मैं बोलूं है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसमें तो डिस्पर्जन? क्योंकि वैल्यूज बिखरी हुई है ही नहीं, सारी वैल्यूज एक ही पे कंसंट्रेटेड है। ऑल वैल्यूज आर 10 10 10 10 10, राइट। वाई सीरीज की मैं बात करूं तो इसमें डिस्पर्जन कम है या ज्यादा है, बताइए? हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचिए, 0, 5, 10, 15, काफी ज्यादा ज्यादा गैप है इनमें, आपस में कितनी कितनी दूरी है, वैल्यूज कितनी बिखरी हुई है, कहां 0 और कहां 20। यस, देयर इज अ ह्यूज गैप। और z की बात करें तो हाँ भाई, यहां पर जो डिस्पर्जन है वो कम है, थोड़ा लेसर, ठीक है। तो एक में तो डिस्पर्जन है ही नहीं, एक में बहुत ज्यादा है और एक में बहुत कम है, तो डिस्पर्जन का डिफरेंस आ रहा है। और इसी के कारण, डिस्पर्जन के फर्क के कारण ही ये तीनों सीरीज अलग अलग है। तो आप खुद सोच सकते हैं, मैं आपको ऐसी सीरीज बता सकता हूं जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम आ रही है, यानी मीन, मीडियन, मोड तो सब में बराबर है, लेकिन डिस्पर्जन का डिफरेंस है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अब तक जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा उस चैप्टर में, और अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें किस बात का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। आपको दोनों के कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए ठीक है, तो अब हमने जब डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो अब हमारा नेक्स्ट फोकस होगा ये देखना कि इस डिस्पर्जन नाम की चीज को मेजर कैसे किया जाए। यानी अगर हमारे सामने सीरीज आ जाए तो हम कैसे पहचाने कि किस में डिस्पर्जन कम है और किस में ज्यादा है। वैसे तो शायद आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो देख के ही बता देंगे ना, अभी तक भी तो हम देख के ही बता रहे थे, आपने देख के पूछा था, देखते हुए जवाब पूछा था, हमने दे भी दिया था आपको सही जवाब, तो हमको तो आ गया डिस्पर्जन निकालना। लेकिन ये तो मैंने आपके सामने आसान सी सीरीज रखी थी, अगर मैं इस सीरीज में कॉम्प्लिकेशंस डाल दूं, मैं आपको टेढ़ी मेढ़ी सीरीज दे दूं, तो शायद आप देख के नहीं बता पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द सीरीज अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो देख करके जवाब नहीं दिया जा सकता है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कभी तो लगता है इसमें ज्यादा बिखराव है, कभी लगता है नहीं उसमें ज्यादा है। तो मात्र देख करके ये चीज डिसाइड नहीं होती है, इसके लिए हमें समझने पड़ेंगे फॉर्मूले, राइट। चलिए आते हैं, अब हम जरा आते हैं यहां पर नोट्स की तरफ। नोट्स में आप यहां पर देखेंगे कि जो डिस्पर्जन के मेजर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सम आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड सम आर कॉल्ड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दो टाइप के डिस्पर्जन के मेजर्स हो गए, कुछ को हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट, कुछ को हम कह रहे हैं रिलेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? एब्सोल्यूट मेजर्स मतलब क्या होता है?
और रिलेटिव मेजर्स मतलब क्या होता है, आइए ये समझते हैं। देखिए मान लेते हैं, अब मैं आपको अगेन इसका भी कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। तो मान लेते हैं कि जैसे ये मैंने आपके सामने अगेन दो सीरीज रखी है। एक सीरीज में मैंने मार्क्स लिख रखे हैं स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के लास्ट 5 एग्जाम्स में मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। मान लेते हैं एक में उसके मार्क्स आते हैं 70, एक में 80, एक में 85, एक एग्जाम में 75 और एक में 90, राइट। और दूसरी टेबल में मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ 5 पर्सन्स, मान लीजिए 5 अलग अलग लोगों के वेट्स हैं। तो वेट में लिखता हूं एक में मैं लिखता हूं 65 kg, एक में मैं लिखता हूं 80 kg, एक में 85 kg, एक में 70 और एक में 75, राइट। ठीक है, ये मैंने वेट्स लिख दिए और मार्क्स लिख दिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपको डिस्पर्जन निकालना है, डिस्पर्जन निकालना है, फॉर्मूला जो भी हो, हमने अभी सीखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला जो भी है, अगर मैं आपसे इन दोनों सीरीज का डिस्पर्जन का आंसर निकालने को बोलूं, तो मान लेते हैं, जस्ट सपोज कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट वाली सीरीज में डिस्पर्जन का फाइनल आंसर आता है लेट्स से 60, ठीक है। जबकि जो सेकेंड सीरीज है उसमें हमारे डिस्पर्जन का आंसर आता है, मान लेते हैं 30, ठीक है। तो एक में डिस्पर्जन का आंसर आ रहा है 60 और एक में आ रहा है 30। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए किस में तो ज्यादा है और किस में कम है? क्या जवाब है आपका, बताइए। क्या हम ये बोले कि फर्स्ट वाली सीरीज में डिस्पर्जन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 60 है, सेकंड वाली में कम है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर आपने ये सोचा है तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। क्यों गलत सोचा है आपने? क्योंकि यहां हम इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट वाली सीरीज का आंसर आया है, जो डिस्पर्जन आया है, उसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डिस्पर्जन का आंसर है 60 मार्क्स। मार्क्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पूरी सीरीज ही मुझे मार्क्स के टर्म्स में दे रखी है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर भी मार्क्स में ही आ रहा होगा। जबकि अगर हम वेट की बात करें, सेकेंड सीरीज की बात करें, तो वहां हमारा आंसर आ रहा होगा 30 kg। अब आप मुझे बताइए 60 मार्क्स और 30 kg में से क्या बड़ा और क्या छोटा होता है? बता सकते हैं क्या हम? नो चांस, बता ही नहीं सकते, क्योंकि मार्क्स और केजी आर टू डिफरेंट यूनिट्स। आप दो अलग अलग यूनिट्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेरेबल ही नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? अब यहां पर हम कंपैरिजन करना चाहे तो कैसे करें भाई? प्रॉब्लम है। तो अब बस आपको यहीं पर समझना है कि हमने यहां जो सबसे पहले फॉर्मूला लगाया होगा जिससे हमारा आंसर यूनिट्स में आया है। देखिए फर्स्ट आंसर हमारा मार्क्स में आया, सेकंड आंसर हमारा केजी में आया, यानी यूनिट्स में आया है। ये जो मेजर है डिस्पर्जन का, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपको याद रखना है, जो एब्सोल्यूट मेजर्स हम सीखेंगे उनसे आंसर हमेशा यूनिट्स में आएगा, यूनिट्स में। तो उसमें एक बहुत बड़ी कमी होगी, कमी ये होगी कि उनमें हम दो सीरीज में आपस में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यूनिट्स में जब आंसर आता है तो कंपैरिजन करना सही नहीं माना जाता है। तो एब्सोल्यूट वाले जो तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट वाले जो मेजर्स हैं, उनमें कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है अलग से, देखिए अगर हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है, अलग अलग से आंसर निकाल के छोड़ देना है, तब तो हम एब्सोल्यूट वाले मेजर्स को यूज करते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें कंपेयर करनी है दो सीरीज को, तो इन दैट केस वी यूज द रिलेटिव मेजर्स। वहां पर हम यूज करते हैं रिलेटिव मेजर्स को। तो अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूं, रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स की खास बात यह होती है कि उनसे जो हमारा आंसर आता है ना फाइनल, उनसे जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो यूनिट्स में नहीं आता है, वो यूनिट्स में नहीं आता, वो यूनिट्स में नहीं आता। मान लेते हैं फर्स्ट सीरीज का आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.70, और सेकंड सीरीज का आता है, मैं मान लेता हूं 0.63, ठीक है, पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। तो दिस इज विदाउट यूनिट, इसमें यूनिट में नहीं लगा सकता कि 0.70 मार्क्स, नो। 0.63 kg, रॉन्ग,
ये यूनिट्स में नहीं आता है। तो रिलेटिव मेजर के जो फॉर्मूले हम सीखेंगे, हम जब सीखेंगे तो देखेंगे ये बात, जब हम रिलेटिव मेजर के फॉर्मूले सीखेंगे तो हम देखेंगे कि उससे जो आंसर आता है वो यूनिट्स में नहीं आता है, इट इज फ्री ऑफ यूनिट्स। और इसी वजह से हम अब इन दोनों में कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट वाले में तो आ रहा है 0.70 और सेकंड वाले में मैं मान लेता हूं आ रहा है 0.73। अब आप आराम से यहाँ पे कंपेयर करके बताइए किस में डिस्पर्जन ज्यादा है और किस में कम है। बता सकते हैं आप 0.73 ज्यादा है, यानी कि इस फर्स्ट वाली सीरीज में देयर इज मोर डिस्पर्जन, सेकंड वाली में देयर इज लेस डिस्पर्जन। तो आप कंपैरिजन किसके बीच में करेंगे? रिलेटिव मेजर्स के बीच में। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमें यह भी पहले से क्लियर होना चाहिए कि 0.70 को हम 70% भी लिख सकते हैं। ये बात आपको मालूम होगी भी शायद कि कभी भी पॉइंट्स में कुछ लिखा होता है तो हम उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो जैसे 0.70 है तो इट कैन बी रिटन लाइक 70%। कभी भी हमें किसी चीज को परसेंट में लिखना होता है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाता है। जानते हैं ना ये बात? आप परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं 0.70 को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो क्या आएगा? 70 आएगा। तो 70% भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह आप बताइए 0.73 को कैसे लिख सकते हैं? इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा? इसको हम 73% भी लिख सकते हैं। तो 70%, 73%, राइट? ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिखा जा सकता है आंसर, 0.70 भी लिख सकते हैं, 70% भी लिख सकते हैं। लेकिन आप खुद समझ जाइए, अगर हम परसेंटेज में भी लिख रहे हैं तो उसको यूनिट्स वाला आंसर नहीं कहते हैं। कभी भी परसेंटेज यूनिट्स नहीं कहलाती है। तो इसलिए हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देख लीजिए नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूं। एक तरफ है एब्सोल्यूट मेजर्स, लिखा है वो यूनिट्स में होते हैं और उनको हम कंपैरिजन के काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एब्सोल्यूट वालों से या तो हमारा आंसर मार्क्स में आ रहा था या केजी में आ रहा था, जबकि रिलेटिव वालों में लिखा है वो विदाउट यूनिट्स आंसर आते हैं और उनको हम कंपैरिजन के काम में ले सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, हमने ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें फाइनली वो मेजर्स देखने हैं और उनके फॉर्मूले सीखने हैं, राइट? चलिए ठीक है।